रिसेंटली पाकिस्तान ने रशिया को एक और रिक्वेस्ट भेजी है S-350 एयर डिफेंस सिस्टम प्रोक्योर करने के लिए। यह रिक्वेस्ट S-400 की रिक्वेस्ट के रिजेक्शन के बाद गई है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने रशिया से डिमांड की थी कि उसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड किया जाए, लेकिन रशिया ने उस डिमांड को खारिज कर दिया था, उस रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया था। तो अब एक और ऑप्शन चूज किया है पाकिस्तान ने कि S-400 नहीं तो S-350 ही सही। अगर ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाती है, अब बिग इफ, बट अगर पॉसिबल हो पाया तो किस तरीके से वो भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस को इंपैक्ट करेगी, किस तरीके से वो रीजनल स्टेबिलिटी को इंपैक्ट करेगी, और क्या उसका इंपैक्ट भारत और रशिया के रिलेशंस पर भी पड़ेगा, वही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अलोंग विद कि S-350 अगर एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के पास आता है तो वो उसकी कैपेबिलिटीज को कैसे इंप्रूव करता हुआ दिखेगा। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान को, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कि एक रिक्वेस्ट भेजी है, वो रशिया से S-350 खरीदने की कोशिश कर रहा है। इसको अगर डिटेल में देखने की कोशिश करें, जो शहबाज शरीफ द्वारा लेड गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, उन्होंने अभी S-400 की डिमांड करी थी, अब S-50 की डिमांड कर रहे हैं, जब उन्होंने उनकी S-400 की डिमांड रिजेक्ट हो चुकी है। दूसरी चीज, रशिया ने S-400 का सेल मना कर दिया था क्योंकि वो एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जिनके कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल टाइज हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल टाइज काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो किसी भी तरीके से उन्हें और ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते और वो खुद उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी S-400 वो इंडिया को सप्लाई करते हैं। ये रशिया के एफर्ट को शोकेस करता है कि किस तरीके से वो अपने डिफेंस टाइज को या डिफेंस पार्टनरशिप्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है साउथ एशिया के अंदर। ऑफ कोर्स, जब से रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है इन 24 फरवरी 2022 से, तब से रशिया का एशिया की तरफ इंक्लिनेशन थोड़ा ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। वो मार्केट सर्च कर रहा है, वो नई नई अपनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज सर्च कर रहा है एशियन रीजन में, साउथ एशियन रीजन में। इसलिए उसके रिलेशंस आपको पाकिस्तान के साथ भी इंप्रूव होते हुए दिखते हैं। इंडिया के साथ तो आपको रशिया के टाइम टेस्टेड टाइज देखने को मिल ही जाते हैं। हम बोलते हैं कि जो सबसे अच्छा मित्र है भारत का वो रशिया है, पर हमें यह भी समझने की जरूरत है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी परमानेंट मित्र या परमानेंट दुश्मन नहीं होता। जो परमानेंट होते हैं वो होते हैं केवल इंटरेस्ट। तो अब ये समझने की जरूरत है कि अब हमें यह देखना है कि जो S-350 आपको रशिया के पास रिक्वेस्ट जाती हुई दिखी है, अगर इसको प्रोक्योर कर लिया जाता है तो किस तरीके से फायदा देखने को मिलेगा पाकिस्तान के पास। उसके लिए हमें S-350 मिसाइल की टेक्नोलॉजी के बारे में जानना पड़ेगा, उसकी कैपेबिलिटीज के बारे में जानना पड़ेगा। तो अगर S-350 इतिहास की बात की जाए तो इसकी रेंज जो आपको देखने को मिल रही है वो मीडियम टू लॉन्ग रेंज देखने को मिल रही है। सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, मतलब बेसिकली ये एयर डिफेंस सिस्टम है जो आने वाले थ्रेट को एयर में ही काउंटर कर देता है थ्रू सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल्स। इसकी रेंज आपको 120 किलोमीटर देखने को मिल रही है। टारगेट एंगेजमेंट, ये मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ एंगेज कर सकता है, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे वो क्रूज मिसाइल हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, डिफरेंट टाइप्स के S-350 सबको टारगेट कर सकता है। इसका रडार और गाइडेंस जो है वो काफी ज्यादा एडवांस देखने को मिलता है, जो एक्यूरेट ट्रैकिंग और इंटरसेप्शन में हेल्प करता है, चाहे जो टारगेट है वो कितना ही ज्यादा तेज मूव कर रहा हो और चाहे वो कितने ही ज्यादा एल्टीट्यूड पे भी मूव कर रहा हो, बट द रेंज मस्ट बी बिटवीन 120 किलोमीटर्स। मोबाइल और फ्लेक्सिबल है, आप इसे डिफरेंट टेरेन के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। जब इसकी जो इसकी मोबिलिटी है वो इसकी यूटिलिटी को भी इंप्रूव करते हुए दिखाती है। तो कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान के पास S-350 आता है तो उसकी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो काफी हद तक आपको इंप्रूव होती हुई दिखेंगी। इस तरीके की S-350 मिसाइल्स आपको कुछ देखने को मिलती हैं, देखने में सिमिलर लगती हैं S-400 के अंदर की तरह ही, लेकिन S-400 थोड़ी सी आपको रिलेटिवली ज्यादा एडवांस देखने को मिलती है व्हेन कंपेयर टू S-350। अगर बेनिफिट्स देखे जाए पाकिस्तान के लिए कि इसके बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं अगर पाकिस्तान इसे प्रोक्योर कर पाता है तो उसका जो मीडियम टू लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस है वो आपको इंप्रूव होता हुआ दिखेगा, लगभग 120 किलोमीटर तक, जैसा मैंने आपको बताया। एक साथ वो कई टारगेट्स को एंगेज कर पाएगा। उसका जो बॉर्डर डिफेंस है वो आपको इंप्रूव होता हुआ दिखेगा, और जो उसका रेस्पॉन्स है एरियल अटैक्स के, जैसे हम बोलते हैं भारत ने बालाकोट स्ट्राइक की, इवेंचुअली आपको डॉग फाइट भी देखने को मिली बिटवीन आवर फाइटर्स, आर ग्रेट अभिनंदन जी और वहां के फाइटर्स के बीच में। तो आपको पता है कि एयर वॉर भी चलती है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। ऑफ कोर्स पाकिस्तानी मीडिया, इंडियन मीडिया, ग्लोबल मीडिया हर चीज को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि सबके इंटरेस्ट अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं। लेकिन एयर डिफेंस को और ज्यादा इंप्रूव करना ये वांट नहीं, आज की डेट में नीड बन चुका है। और जो भी मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है उससे हमें ये भी देखने को मिलता है कि आज की डेट में
ग्राउंड बैटल से ज्यादा आपके लिए एयर बैटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है और एयर डिफेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान S-350 ले पाता है तो अपने एयर डिफेंस को भी काफी हद तक इंप्रूव कर पाएगा और वो एरियल अटैक्स को भी बेटर तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाएगा। आगे देखते हैं, अगर जो इसका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, ऑलरेडी जो चाइनीज डिफेंस सिस्टम आपको पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं, जो उनके लोकल मेड सिस्टम्स हैं वो आपको पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं, उसमें एक एडेड लेयर देखने को मिलेगी, उनके डिफेंस सिस्टम्स और ज्यादा इंप्रूव करती हुई दिखेगी। साथ के साथ जो उनकी बार्गेनिंग पावर है इस डिफेंस की वजह से उनकी थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई दिखेगी, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी भी इंप्रूव होती हुई दिख रही है। इंडिया का जो एयर डिफेंस है, जो अभी तक आपको बेटर देखने को मिल रहा है पाकिस्तान से, फिलहाल के लिए अगर मैं देखूं तो इंडिया का एयर डिफेंस इज बेटर देन पाकिस्तान, लेकिन अगर पाकिस्तान ये प्रोक्योर करने में सक्षम हो जाता है तो काफी हद तक वो इंडिया के सुपीरियर एयर डिफेंस को काउंटर करने में भी सक्षम हो पाएगा। आगे देखते हैं, अगर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में बात की जाए कि इसका इंपैक्ट, इस प्रोक्योरमेंट का इंपैक्ट इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन पर क्या मिलेगा, तो उसमें आपको सबसे से पहले देखने को मिल रहा है कि एयर डिफेंस कैपेबिलिटी पाकिस्तान की बढ़ गई। लेकिन अब हम रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से, जब इंटरनेशनल रिलेशन की हम रियलिज्म की बात करते हैं, तो जो वॉर रेस चलती है, जो आर्म्स रेस चलती है, वो इस तरीके से चलती है कि वो कभी खत्म नहीं होगी अगर आप, क्योंकि हर कंट्री अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने की कोशिश करेगी और सामने वाली कंट्री उसे मैच करने की कोशिश करेगी। इंडिया ने अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाई है, पाकिस्तान उसे मैच करने की कोशिश करेगा और इवेंचुअली जब वो बराबर आ जाएगा तो फिर इन दोनों में से, इंडिया पाकिस्तान में से कोई ना कोई कंट्री वापस से अपना एक अपर हैंड बनाने की कोशिश करेगी और भारत और पाकिस्तान और साउथ एशिया में वापस आपको एक कंटिन्यूअस आर्म्स रेस बढ़ती हुई दिख सकती है। सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जो इंडिया का जो एयर सुपीरियरिटी थी कहीं ना कहीं उस पर इंपैक्ट होता हुआ दिखेगा। जो रीजनल मिलिट्री बैलेंस है उसमें भी आपको माइनर चेंज देखने को मिल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ आपको बढ़ती हुई दिखेगी, एयर कैपेबिलिटी आपको इंप्रूव होती हुई दिखेगी। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में एक और चीज है कि डिप्लोमेटिक फॉलोआउट भी हो सकता है। वैसे ही हमारे डिप्लोमेटिक फॉलोआउट ही चल रहा है। ये जो SCO मीटिंग हुई थी, दिस वाज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, जो थोड़ी बहुत हमें उम्मीद की किरण दिखती है, तो उससे वो ऐसे डिप्लोमेटिक टाइज या ऐसे विजिट से बनी रहती है। लास्ट ईयर आपको बिलावल भुट्टो आते हुए दिखे थे, इस साल आपको डॉक्टर एस जयशंकर जाते हुए दिखे हैं, लेकिन हमारे डिप्लोमेटिक टाइज बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है और अगर हम आर्म्स रेस में इन्वॉल्व होते हैं तो ये डिप्लोमेटिक टाइज आपको और ज्यादा बिगड़ते हुए दिख सकते हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ते हुए दिख सकती हैं, क्योंकि इस रीजन में जब आर्म्स रेस बढ़ेगी तो रीजनल स्टेबिलिटी खराब होगी। और जब हम आज की डेट में इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं, जिसमें इंडिया पाकिस्तान भी आता है, वो केवल रीजनल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंडिया पाकिस्तान के में आर्म्स रेस होना या फिर एक दूसरे के अगेंस्ट अपने आप को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना मिलिट्री पर्सपेक्टिव से, वो ग्लोबल स्टेबिलिटी को भी इंपैक्ट पहुंचा सकता है। साथ के साथ ये भी देखने को मिल सकता है कि अगर इंडिया रशिया रिलेशंस जो हम बात करते हैं, आपको पता है इंडिया बैलेंसिंग अप्रोच अपनाता है। इंडिया ना यूएस की साइड जाता है, ना ही रशिया की साइड पूरी तरह खड़ा हुआ दिखता है। तो बेसिकली वी से दैट वी आर नीदर एंटी वेस्ट नॉर वी आर एंटी रशिया, वी आर नॉन वेस्ट एंड नॉन रशिया। बट जनरल पर्सपेक्टिव में हम नॉन रशिया से ज्यादा नॉन वेस्ट पर फोकस करते हैं। लेकिन अगर ऐसा दिखता है कि रशिया का मिलिट्री एंगेजमेंट आपको पाकिस्तान के साथ बढ़ता हुआ दिखता है, तो देयर आर हाई चांसेस कि इंडिया भी आपको वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ खिसकता हुआ दिख जाए। जो जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है, उसमें आपको एक मेजर बैलेंसिंग ऑफ, जो बैलेंस ऑफ पावर है, वो चेंज होता हुआ दिखे। बॉर्डर टेंशंस आपको बढ़ती हुई दिख सकती हैं कश्मीर के अंदर, क्योंकि जब आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी तो शायद आपको जो कन्फ्लिक्ट है वो भी बढ़ती हुई दिखे। जो मिलिट्री रेस्पॉन्सेज हैं वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्रॉस बॉर्डर इंसिडेंट जो है, जो सिविलियंस की डेथ है, वो भी आपको बढ़ती हुई दिख सकती हैं। तो कहीं ना कहीं वैसे तो लड़ाई में किसी का फायदा नहीं है, लेकिन इस जीवन में, इस दुनिया में जिस तरीके का जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड है, उसमें आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव से आप नहीं जी सकते। आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए और कौटिल्य की माने कि अगर आप नहीं लड़ोगे तो सामने वाला लड़कर आपको खत्म कर देगा। इसलिए जो पॉलिसी शुड बी ऑफ ऑफेंसिव डिफेंस, और ये S-350 और S-400 जो भारत के पास है, ये उसी रियलिस्टिक पॉलिसी को शोकेस करते हैं। और इसका S-350 की रिक्वेस्ट जाना रशिया के पास कहीं ना कहीं उस आर्म्स रेस का हिस्सा है कि पाकिस्तान जो अभी एयर डिफेंस में थोड़ा सा पीछे लैग करता हुआ दिखता है इंडिया से, वो उसके वापस बराबर आके खड़ा हो सके और उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी को वो वापस इंप्रूव कर सके। इन सारी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपके सामने एक क्वेश्चन है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड, इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा और आई वांट द आंसर इन द कमेंट। आप आंसर को कमेंट में जरूर लिख के बताएं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, आपको पता करना है कि इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज S-350 Vityaz is a medium to long range surface to air missile system
विद अ रेंज ऑफ अप टू 120 किलोमीटर्स। अभी अभी आपने पढ़ा है, आपको पता है ये स्टेटमेंट सही है गलत। सेकंड, इट इज कैपेबल ऑफ ट्रैकिंग एंड एंगेजिंग मल्टीपल टारगेट्स इंक्लूडिंग बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल्स एज वेल एज वेरियस टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट। ये भी अभी अभी आपको पता चला है, सही है गलत आप बताएंगे। द सिस्टम इज करंटली ऑपरेशन विद इंडियाज डिफेंस फोर्सेस, ये भी आपको पता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया है, तो आई गेस आप इसे बहुत इजीली आंसर कर पाएंगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं A, B, C, D, अकॉर्डिंगली आप इसका आंसर कर सकते हैं और कमेंट में हमें बता सकते हैं। ये जो सारा वीडियो है आपको ये समझाने के लिए है कि केवल एक डील से तो खैर रीजनल स्टेबिलिटी इंपैक्ट नहीं होगी, लेकिन हर छोटा स्टेप, हर छोटा मुद्दा एक बड़े डिसीजन को इंपैक्ट कर सकता है, एक लार्जर पर्सपेक्टिव को इंपैक्ट कर सकता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं अब आपसे विदा लेता हूं। हमारे चैनल चहल एकेडमी को सब्सक्राइब करें ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ गुड डे।